अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी, इंडिया टू बाय लेटेस्ट वेपन सिस्टम फ्रॉम यूएसए, अजीत डोवल क्लोजेस डील टीसीडी विद मेजर गौरव आर्या। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। मलिक सरकार इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। पूर्वक कुछ आपसे बातें करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि कैसा है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, और खासतौर से हथियार के मामले में भारत और अमेरिका क्या करने जा रहे हैं साथ। सैटेलाइट के ट्रायंगुलेशन के थ्रू या उसका भी जो कैमरा होता है उसके थ्रू एक टारगेट आइडेंटिफाई करा, ये दुश्मन का जगह है वहां पे। आत्मनिर्भर में टाइम लगेगा, क्योंकि पहले तो हमारा होश था ही नहीं, हमने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं इसमें कि आत्मनिर्भर बन जाए। पर चेक काटते रहो, बाहर से लाते रहो। आप इस टेंशन में मत पड़ो, आप सिर्फ दिमाग में एक टेंशन लेके चलो कि बॉस ये जो काम है देश के लिए डिलीवर कैसे करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अमेरिका और भारत की जो ये जुगलबंदी अब बैठ रही है, खास तौर से हथियार के मामले में, खास तौर से चाइना को काउंटर करने के मामले में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। कुछ न्यूज आइटम्स हैं, कुछ न्यूज कल ब्रेक हुई थी, आज भी ब्रेक हुई है सुबह सुबह, और मैं उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूं। आपको तफसील से, इन डिटेल, विस्तार पूर्वक कुछ आपसे बातें करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि कैसा है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, और खासतौर से हथियार के मामले में भारत और अमेरिका क्या करने जा रहे हैं साथ में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो बात है ना, सबसे बड़ी बात, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। आप समझते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? एक तो यह है कि आपने चेक काट दिया ना, टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, $10 अरब साइन करा मोदी जी ने, गो। वहां से अमेरिका से सामान आ गया। मोदी जी ने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया, और ऐसे भारत में कई दिहाइयों से, कई दशकों से यही काम चला आ रहा था। इसको चेक दे दिया, वहां से ये आ गया, इसको चेक दे दिया, वहां से ये आ गया, राइट। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में बहुत कम होती थी। बोफोर्स की जो तोपें हैं, जिन्होंने कारगिल में कमाल कर दिया था, ये बाहर की हैं, राइट। ये टेक्नोलॉजी बाहर की है। उसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों इस्तेमाल करते थे फौज में, चाहे आप सुखोई के जेट्स ले लीजिए, चाहे आप मिग ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, ऑल ऑफ देम आर फॉरेन टेक्नोलॉजीज। लेकिन एक बात फर्क है बहुत बड़ा, ठीक है। इस बार चाबी लगाई है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, यानी कि आप बनाते कैसे हैं वो चीज। ठीक है, फॉरेन है, कोई बात नहीं, फॉरेन का है। आप कोई भी अमेरिकन जहाज ले लीजिए, ठीक है, वो फॉरेन का है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वो भारत में बनेगा, उसको भारतवासी बनाएंगे, भारत को फायदा मिलेगा, भारतवासियों को नौकरी मिलेगी। वो जेट भारत बना के विदेशों में एक्सपोर्ट करेगा, भारत फॉरेन एक्सचेंज कमाएगा, और वो टेक्नोलॉजी का जो मालिक है वो भारत होगा, और भारत की मर्जी होगी उसको क्या करना है, कैसे करना है, दैट इज अप टू इंडिया। ये बहुत कम हुआ था पहले। मैं ये नहीं कह रहा कि और कोई केस था नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम हुआ था। जितनी एग्रेसिवली मोदी जी कर रहे हैं ये कि भाई ये भी लाओ, ये भी लाओ, फटाफट करो और भारत में बनाओ, ठीक है। अब मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स देता हूं। तो दोस्तों, भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, वो और जेक सलिवन जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, दोनों के बीच में बैठक हुई है, और कुछ चीजें जो हैं डिसाइड करी हैं कि भारत लेगा यूएस से, ठीक है जी। उसमें एक तो G414 जो एयरक्राफ्ट इंजन है, जो कि तेजस में लगेगा, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, एक तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो जी के इंजन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग अहेड विद दैट। उसके बारे में आपका सारा बैकग्राउंड वर्क हो चुका है। ये सारी की सारी जो मेजर अनाउंसमेंट्स होंगी ना, जब मोदी जी और जो बाइडेन आसपास बैठेंगे, तब वो सब ये होगा। यानी कि खीर पक चुकी है, बस उसको परोसना बाकी है। परोसा उस दिन जाएगा, 22 या 23 तारीख को इस महीने की ये मामला परोस दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो बात कर रहे हैं F-18 जेट है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त जेट है। ये इंडियन नेवी को देने की बात चल रही है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, प्रेडेटर ड्रोन्स। अब इसमें कई सारी चीजें हैं। प्रेडेटर ड्रोन्स क्या है? प्रेडेटर ड्रोन्स वो ड्रोन्स है दोस्तों, जैसे रीपर है, प्रेडेटर है। ये जनरल एटॉमिक्स करके एक यूएस की कंपनी है, और उसका सीईओ विवेक लाल, वो भी इंडियन ही है, इंडियन डिसेंट का है वो, विवेक लाल उसका सीईओ है। और ये प्रेडेटर ड्रोन्स जो भारत बात करना चाह रहा है, जिसके बारे में, और खरीदना चाह रहा है मैसिव क्वांटिटीज में, भारत चाह रहा है कि 100 से ऊपर आ जाए। अभी कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए, कुछ और आने हैं। इसकी क्या स्टोरी है मैं आपको बताता हूं। ये जो है ना, ये प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं, या फिर और ऐसे ड्रोन्स हैं, ये
35, 40, 50 हजार फुट पे ऐसे कई घंटों तक, 36 से लेकर 40 घंटों तक वहां पे मंडरा सकते हैं, गोल गोल घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, बस वहां पे घूमते रहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम सर्वेलेंस है। इनमें इतने पावरफुल कैमरास लगे हैं कि नीचे बंदे की शक्ल पहचान लें, राइट, और ऊपर टंगे हुए बिल्कुल वहां पे 36, 36, 40, 40 घंटे घूम रहे हैं, ठीक है ना। उनका स्टैमिना बहुत ज्यादा है टू स्टे इन द एयर। दूसरी चीज, ये आर्म्ड है, तो इनमें हेलफायर मिसाइल्स होती हैं, यानी कि ऊपर से 35-40 हजार फुट से वो, उसके अंदर वो अनार्म्ड है, उसके अंदर कोई बैठा नहीं है, कोई पायलट नहीं है उसके अंदर, वो अनार्म्ड ऐसे ही उड़ रहा है जैसे कि ड्रोन होता है, वो उड़ रहा है। यहां पे दिल्ली में, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कैलकाटा कोई बैठा हुआ है बंदा, उसने सैटेलाइट के थ्रू या कैमरा के थ्रू, उसके सैटेलाइट के ट्रायंगुलेशन के थ्रू या उसका भी जो कैमरा होता है उसके थ्रू एक टारगेट आइडेंटिफाई करा कि ये दुश्मन का जगह है वहां पे, राइट। उसने एक लैपटॉप पे बटन दबाया, वहां से मिसाइल गई और सीधा काम खत्म। तो ये सर्विलेंस भी करते हैं, ये रिकॉनेसेंस भी करते हैं, ये फोटोग्राफी भी करते हैं और ये अटैक भी करते हैं। ये चारों काम करते हैं दोस्तों अच्छी तरीके से। तो इन ड्रोन्स की भी बात चल रही है और जनरल एटॉमिक्स वो कंपनी है जो ये ड्रोन्स भारत को देगी। इसके अलावा तो दोस्तों और जो बात चल रही है, मैंने आपको F-18 के बारे में बताया था, वो F-18 26 F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट की बात चल रही है। और ये क्यों कर रहा है भारत? देखिए, सबको पता है कि भारत का जो वेपन्स का भंडार है, भारत का वेपन्स का भंडार दोस्तों ज्यादातर रशियन ओरिजिन का है, क्योंकि रूस के साथ हमारे लिंकेजेस थे, पास्ट एक हमारा अतीत है, और आज भी रूस के साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, आपको पता ही है S-400। लेकिन ये सब सामान हमने तब लिया था जब यूक्रेन रशिया का वॉर शुरू नहीं हुआ था। S-400 की बात ले लीजिए, जो AK-203 है, जिसकी फैक्ट्री अमेठी में लगी है, जिसने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया इंडियन आर्मी में। AK-203 कारगर हथियार है, अच्छा हथियार है, वो हथियार जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इस लड़ाई की वजह से ना, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से जो हथियार हैं वो अब भारत में इतनी आसानी से नहीं आ पा रहे। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रूस भारत से कह रहा है कि ठीक है यार, हम आपको पैसे देते हैं, हमारे हथियार हमें वापस दो। ये भी सिनेरियो हो रहा है, ये भी बात चल रही है पीठ पीछे। तो ये मीडिया ने कवर करा है, बाय द वे, जो मैं आपको कह रहा हूं, ये ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, मीडिया ने कवर करा है कि रूस जो कह रहा है, कई कंट्रीज को रूस कॉन्टैक्ट में, यार हमने आपको ये टैंक्स दिए थे, T-90 टैंक्स दिए थे, आपने हमसे खरीदे थे, हम आपसे वापस खरीदना चाहते हैं, हम आपको पैसे दे देंगे, आप हमें टैंक्स वापस दे दो, हमें जरूरत है। क्योंकि एट्रिशन बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पर रशिया का। रशिया हावी है इस वक्त, रशिया अटैक कर रहा है इस वक्त यूक्रेन में, लेकिन रशिया को जितना नुकसान उठाना पड़ा, रूस ने, भारत ने, दुनिया में किसी भी देश ने सोचा नहीं था कि रूस को इतना नुकसान पहुंचेगा, रूस इतना नुकसान उठाएगा। रूस को ज्यादा नुकसान हो गया दोस्तों, ज्यादा नुकसान हो गया रूस को, एस्टिमेट से कहीं गुना ज्यादा नुकसान हो गया। अब वो देखिए ना, बात ये होती है कि जब आप लड़ाई लड़ते हैं ना, पूरी जोरों शोरों से आप लड़ाई लड़ते हैं, तो आप जब फायर कर रहे हैं तो फिर रोक के गोली नहीं चलाता आदमी, फिर तो जब चलती है तो फिर ठट 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 एक साथ चलती है। तो आप बुलेट्स की बात ले लीजिए, आप शेल्स की बात ले लीजिए, आप एयरक्राफ्ट के एमुनेशन की बात ले लीजिए, आप टैंक के एमुनेशन की बात ले लीजिए। अच्छा, इक्विपमेंट टूटता भी है, उसको भी रिप्लेस करना है, आप समझ रहे हैं। जब फुल कॉन्टैक्ट लड़ाई होती है, पूरी जब काइनेटिक जिसको कहते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट होती है, तब टूट फूट भी होती है चीजों की, लोग भी मारे जाते हैं, जाहिर सी बात है, एमुनेशन भी खत्म होता है, राइफल के हथियार के पुर्जे भी टूटते हैं, तो सब कुछ एक साथ होता, बर्बादी बहुत ज्यादा होती है, हथियारों की, खुद के हथियारों की बर्बादी होती है जो आप दुश्मन पे फायर कर रहे हैं, उसकी रिप्लेसमेंट। अब रूस के पास वो है नहीं मामला, तो रूस दाएं बाएं से इकट्ठा कर रहा है हथियार कि चलो लड़ो लड़ो लड़ो। और रूस के लिए बड़ी इज्जत की बात हो गई यूक्रेन वॉर, क्योंकि लोग बोलेंगे साहब इतना बिलांद भर सा यूक्रेन, आप इसको नहीं निपटा पाए, तो फिर आपकी इज्जत क्या रह गई। तो रूस पूरी जान लगा रहा है, पूरी जान लगा रहा है रूस। और दोस्तों, इसमें एक और मैं आपको बात बताऊं, जो अमेरिका ने और देशों ने जो यूक्रेन को हथियार दिए हैं, सच में आपको बात बताऊं, रूस के पास उन हथियारों का तोड़ नहीं है। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, ये टैंक है, उदाहरण के लिए टैंक है, राइट, ये जेवलिन मिसाइल है, जो आज की तारीख में भारत के पास टेक्नोलॉजी है, हम लोग जो यूज करते हैं इन्फेंट्री में, ठीक है, हम लोग कहते हैं उसको 84mm कार्ल गुस्ताफ, जो मैंने भी इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है ना, वो रॉकेट लॉन्चर है, वो आप फायर करिए, वो सीधा आके लगता है। ये टैंक का जो हल है या टैंक की साइड है, यानी कि वो आएगा सीधा लगेगा, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे, जहां से भी आप मारेंगे सीधा आके लगेगा। फिर टैंक का आर्मर होता है, फिर टैंक का रिएक्टिव आर्मर होता है, वो कितना कारगर होता है, वो मार पाता है नहीं मार पाता, टैंक अपने आप को बचा लेता है, वो बात की बात है। लेकिन टैंक का जो ऊपर वाला है ना एरिया, ये एरिया बड़ा सॉफ्ट होता है, ये नाजुक एरिया है ये भी बख्तरबंद,
है ये भी बिल्कुल मेटल की थिक शीट्स का बना हुआ है, राइट। ऐसा नहीं कि आपने पिस्टल से या आपने AK-47 से गोली मारी तो अंदर चली जाएगी ना, लेकिन बाकी जगहों के मुकाबले ये बहुत सॉफ्ट होता है, बाकी जगह के मुकाबले, हल के मुकाबले या पूरे जो टरेट है उसके मुकाबले ऊपर वाला जो एरिया होता है, यानी टरेट के ऊपर वाला एरिया, दैट इज वेरी सॉफ्ट। जैवलिन जो है मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, वो क्या करती है, जब आप उसको फायर करते हैं ना सामने से, तो सामने से आके नहीं लगती। जैवलिन मिसाइल ऐसे जाएगी ऊपर, और ऊपर से आएगी सीधा ऐसे हिट मारती है 90 डिग्रीज पे। तो टैंक वैंक के पूरे जितने भी लोग चला रहे हैं, टैंक चितर भितर, लोग मर गए, कहानी खत्म हो गई, टैंक बर्बाद। रूस के पास इस चीज का तोड़ नहीं है। स्टिंगर मिसाइल्स हैं। स्टिंगर मिसाइल्स वही मिसाइल्स हैं जिन्होंने दोस्तों अफगानिस्तान में कहर डाल दिया था। वो ऐसे करके वो पठान मारता था, वो रशियन जेट नीचे उतरता था। फिर से स्टिंगर मिसाइल यहां पे आ गई, उसका लेटेस्ट जो एडवांस वर्जन है वो स्टिंगर मिसाइल वहां पे आ गई। तो रूस को बहुत डैमेज हो रहा है। इसलिए भारत को, अब भारत ये लग रहा है कि यार देखो, ये लड़ाई जो हम सोचते थे, मैं भी यही सोचता था, मेरा भी यही अनुमान था, मेरा भी एनालिसिस यही था कि ये लड़ाई जो हफ्ता 10 दिन में खत्म हो जाएगी, रूस लपेट देगा, कहानी खत्म। ओ भाई साहब 1.5 साल हो गए, लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फिर क्या करना है? तो अब भारत कह रहा है कि आत्मनिर्भर ठीक है, आत्मनिर्भर में टाइम लगेगा। आत्मनिर्भर में टाइम लगेगा क्योंकि पहले तो हमारा होश था ही नहीं, हमने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं इसमें कि आत्मनिर्भर बन जाए, बस चेक काटते रहो, बाहर से लाते रहो, बाहर से लाते रहो। अब बोला है कि आत्मनिर्भर और बाहर से टेक्नोलॉजी लाओ, सिर्फ हथियार मत लाओ, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी इंडिया शिफ्ट करो। तो ये खेल चल रहा है क्योंकि रूस के रास्ते अब बंद हो गए। रूस हमारी मदद करना चाहता है लेकिन रूस के रास्ते खुद बंद हो गए, तो रूस अपनी मदद नहीं कर पा रहा, हमारी क्या करेगा? तो इसलिए हमें स्वयं खुद की मदद करनी है, पहली चीज आत्मनिर्भर। दूसरी चीज बाहर से टेक्नोलॉजी लानी है, बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी भारत में लानी है और भारत में बनाना है दोस्तों। तो इस गेम के पीछे, इस पूरे प्लानिंग के पीछे कौन है? इसके पीछे है हमारे NSA अजीत डोवाल कीर्ति चक्र। ही इज द ब्रेन बिहाइंड ऑल दिस, हु इज गेटिंग ऑल दीज क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इनटू इंडिया। अब और डोवाल साहब ने क्या करा है ये मैं आपको अगले न्यूज आइटम में बताता हूं। दोस्तों जो दूसरी बात हो रही है वो हो रही है ICET, इंडिया US इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, उसके बारे में बात हो रही है और किस तरीके से भारत को मिल सकता है। इसमें भारत के NSA अजीत डोवाल साहब और उनके US के काउंटर पार्ट जेक सलिवन, ये आप फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं डोवाल साहब की, राइट। ये सेकंड ट्रैक 1.5 डायलॉग है, जो जैसे ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है, ट्रैक 1.5 इसमें क्या है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसमें बीच में आई है। CII आपने सुना होगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एसोचैम है वैसे CII है। CII इसके बीच में आई है और ये बात कर रहे हैं साहब कि अलग अलग चीज़ों के बारे में जिसमें कि रेगुलेटरी बैरियर्स होते हैं। हर एक कंट्री में बैरियर, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, किसी दूसरे देश को ये टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते, इसका आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, US में कांग्रेस से लेना पड़ेगा या सेनेट से लेना पड़ेगा, यहाँ पे अलग, इंडिया में पार्लियामेंट। तो इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर बड़ी बातचीत हुई है। इसके ऊपर बातचीत हुई है कि जो हम इंडिया को दें फिर वो ठीक ठाक से इंडिया के पास पहुंच जाए। और इन्होंने बात करी है 3-4 चीजों के बारे में जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और भारत इसके पीछे पड़ गया और इसको ड्राइव करने वाली फोर्स है श्री अजीत डोवाल। वो किस चीज को ड्राइव कर रहे हैं? हथियारों के बारे में मैंने आपको F-18 के बारे में बता दिया, मैंने आपको ड्रोन्स के बारे में बता दिया, हमने बात करी थी ना प्रेडेटर्स के बारे में, और अब ये बात कर रहे हैं, देखो, नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डोवाल साहब की चेकलिस्ट है कि मुझे अमेरिका से कौन सी टेक्नोलॉजीज भारत के लिए लेनी है, खरीदनी नहीं है, लेनी है, कि भारत में उसके ऊपर काम हो, राइट। ऑब्वियसली पैसे का आदान प्रदान तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा क्वांटम कंप्यूटिंग, तीसरा सेमीकंडक्टर्स, चौथा टेलीकम्युनिकेशन, पांचवा डिफेंस और छठा स्पेस। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस और स्पेस। ये 6 चीजें हैं जिसमें पूरा एक बातचीत हो रही है। और ये बोला है कि वी हैव बीन एबल टू किक स्टार्ट द इंडो-US क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, साइंड एन MOU ऑन सेमीकंडक्टर्स, द पब्लिक प्राइवेट डायलॉग ऑन टेलीकॉम एंगेजिंग स्टेकहोल्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड academia to further open collaboration in Open RAN. 5G and 6G has been kick-started. Detailed dialogues on biotech is being held. Important exchange on AI have taken place. And there is a positive momentum under the defense and space pillars. ये डोवाल साहब का स्टेटमेंट है, यानी कि डोवाल साहब ये बता रहे हैं, ये नहीं कि मैं क्या करने वाला हूं, वो आगे का नहीं बता रहे कि मैं क्या करने वाला हूं अमेरिका, वो कह रहे हैं मैं ये कर चुका हूं, ये डन है, ये टिक हो चुका है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। ये बात अभी जो इंडो-US क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, इसमें सेमीकंडक्टर्स की बात है, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं,
पब्लिक प्राइवेट डायलॉग ऑन टेलीकॉम, यानी कि टेलीकॉम कंपनियां, पब्लिक प्राइवेट, राइट, जो प्राइवेट कंपनीज है भारत में, जैसे एयरटेल है, भारत में रिलायंस है, या कोई भी और है, ये लोग बात करेंगे अमेरिकन कंपनीज से। ये तो प्राइवेट, पब्लिक सरकारें एक दूसरे से बात कर रही हैं इस मामले में। दिस इज स्टार्टेड ओपन RAN, रैन, 5G एंड 6G। 6G का भी किक स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। अभी 5G लॉन्च हुआ था, 6G का भी स्टार्ट कर दिया। डिटेल डायलॉग ऑन बायोटेक, ये भी चल रहा है। इंपॉर्टेंट एक्सचेंजेस ऑन AI हैव टेकन प्लेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर भी बातचीत चल चुकी है। और डिफेंस एंड स्पेस पिलर्स के बारे में भी बात हो रही है। ये बात कर रहे हैं ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। अब ये देखिए, मैं बता रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं डोवाल साहब कर क्या रहे हैं गेम। जो मेरा एनालिसिस है, देखिए यार, छोटा मुंह बड़ी बात, NSA इज एट अ वेरी वेरी हाई लेवल। हमें तो उतनी समझ नहीं है, ना इतनी अकल है कि हम उनके क्या एक्शंस हैं, क्या थॉट है, आई डोंट नो। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। दोस्तों, ऐसा है ना कि चाइना का पावर क्या है, हमें यह समझने की जरूरत है। इकोनॉमी है, लेकिन इकोनॉमी आती किससे है? चाइना की। यह हमें समझना पड़ेगा। अगर आपको रावण को मारना है तो आपको उसको नाभि में तीर मारना पड़ेगा, जैसे प्रभु श्री राम ने मारा था। वही कॉन्सेप्ट है। जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, राइट, आपको उसका एक ऑल्टरनेट इंडिया में क्रिएट करना है, वरना आप चाइना को काबू नहीं कर पाएंगे। चाइना वही फिर बदतमीजियां करता रहेगा गलवान में हर जगह, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस वहां से आता है, उसका पैसा वहां से आता है। जो टेक्नोलॉजी उसने चोरी करी अमेरिका से, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करी, वहां से उसका पैसा आता है, जिसकी वजह से वो एडवेंचरिज्म करता है, सलामी स्लाइसिंग करने की कोशिश करता है भारत की, और भी करने की कोशिश करता है, ताइवान शाइवान। अगर इसको रोकना है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, और ये काम ये चल रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ना, मैं एक इमोशनल बात भी आपसे कहता चलो दोस्तों, मुझे बड़ा गर्व है आज यार, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या लोग हैं जो काम कर रहे हैं, दे आर ऑफ सच अ कैलिबर। देशभक्त लोग हैं, ठीक है, अपने लिए कुछ नहीं है, राइट, कि अपने परिवार वालों को कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ नहीं है। देश के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं, सोते काम है, ठीक है, और दिन रात काम करते हैं। और फालतू की बात आपने नहीं देखी होगी कि ये बात कर दी है, क्योंकि जो दो मेन लोग हैं जो ये कर रहे हैं ना, जो दो मेन लोग हैं, एक NSA अजीत डोभाल साहब और एक डॉक्टर एस जयशंकर, ये दोनों पॉलिटिशियंस नहीं है। तो इनको कैंपेनिंग नहीं करनी है, इनको चुनाव नहीं लड़ने हैं, इनको कुछ नहीं करना, इनको सिर्फ अपना काम करना है। और मोदी जी ने ऐसे ही लोग लगा रखे हैं मेन मेन जगह कि आप ना ये टेंशन मत लेना कि चुनाव कौन लड़ेगा, लोकसभा है, झारखंड में चुनाव है, कर्नाटक में है, फलाना है, नागालैंड में है, या उत्तर प्रदेश में। आपको ये सब सोचने का स्ट्रेस आपका नहीं है। आप इस टेंशन में मत पड़ो। आप सिर्फ दिमाग में एक टेंशन लेके चलो कि बॉस ये जो काम है देश के लिए डिलीवर कैसे करना है। और मैं बता रहा हूं, इन दोनों से बढ़िया कोई नहीं हो सकता। जिस तरीके से पीछे पड़ गए ना काम के, और जिस तरीके से दोस्तों डिलीवर कर रहे हैं, सल्यूट टू बोथ ऑफ देम। अच्छा जी, एक दोस्तों चाइना को फिर से एक जूता पड़ा है, और जूता क्या पड़ा है? भारत की सरकार ने बोला है कि जो चाइनीज कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, खासतौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में, इसमें कंपनी है शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो, ये सब, ठीक है। ये जितनी भी कंपनी है जो मोबाइल फोन बनाती है ना, सस्ते सस्ते चाइनी चाऊ चाऊ मोबाइल फोन, इन सब को बोला है कि सीईओज और सीईओज आप इंडियन लगाइए। अगर आप भारत में काम कर रहे हैं तो इसका सीईओ जो टॉप मैन होगा, और इसका सीईओ होगा, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, वो भारतीय होगा। लगाओ इनको। इंडिया ने बोल दिया चाइनीज कंपनी को। अब ये चाइनीज तड़प रहे हैं, ये कह रहे हैं बॉस जितनी भी कंपनी है आप इनमें जो बॉसेस होंगे, क्योंकि भारत को पता है, ठीक है, चाइना से हम धंधा कर रहे हैं, हमारी कंपनियां चाइना में, चाइना की कंपनी यहां पे, लेकिन कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? ऐसा नहीं कि चाइना ने पैसा लगा कि यहां पे कंपनी लगाई तो चाइना उसको कंट्रोल करेगा। नो नो सर, नो, नॉट एट ऑल। उसको कंट्रोल हम ही करेंगे, पैसे किसी के भी हों। भारत की जमीन पर लगी है, कंट्रोल हमारा होगा। इनके जो टॉप बॉसेस हैं आप इंडियंस लगाइए, क्योंकि भारतीय सरकार को पता है चीनी चोर है बहुत बड़े यार। मैं बता रहा हूं आपको, मुझे तो पहले ये डाउट हुआ था कि अलीबाबा 40 चोर चीनियों पे बनी है, फिर बाद में पता लगा नहीं, ये तो बगदाद की स्टोरी है। लेकिन अलीबाबा 40 चोर चीनियों पे बनी होनी चाहिए थी कम से कम, क्योंकि चीनी हर चीज की चोरी करते हैं। यहां से डेटा थेफ्ट की बात है, जिससे भारत सरकार परेशान हो रही है। डेटा थेफ्ट की बात है, असली बात डेटा थेफ्ट की है। दैट इज व्हाट इट इज। तो यूनियन गवर्नमेंट has asked Chinese mobile phone manufacturers to induct Indian equity partners in their local operations, according to 3 executives who attended meetings in which the matter was conveyed, as per report in the Economic Times. ठीक है जी, equity partners यानी कि जो equity डालेंगे, जो पैसा डालेंगे, जिनके पास शेयर्स होंगे, वो भारतीय होने चाहिए।
Additionally, the government has directed them to appoint Indian contract manufacturers, expand local manufacturing down to the compound level through joint ventures with Indian businesses and hire local distributors. There are Chinese distributors for some of the companies. अच्छा, ये तो भाई साहब बिल्कुल जिसको कहते हैं मुंह पे लाती मार दी इंडिया ने चाइना की। इन लोगों ने ये बोला है, देखो भाई, जो तुम्हारे पुर्जे हैं ना चाइनीज फोन्स के, ये अभी भी बाहर से आ रहे हैं, ये नौटंकी अपनी बंद करो, ये बकवास अपनी बंद करो। ये जितने भी तुम्हारे पुर्जे सुर्जे हैं, These should all come from India. You partner with local Indians. आप local Indians के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे फैक्ट्री डालो, यहाँ पे इनके पुर्जे बनाओ। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ कुछ फोन कंपनीज के चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। भारत ने बोला बंद करो ये बकवास, चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगे, आपके इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। बेसिकली भारत ने चीनियों को यहां से पकड़ लिया है और बोला है कि बेटा ये चल बिना, ये तुम काम कर रहे हो ना, ये चल बिना। और फिर अपना बताया भारत ने, और फिर भारत ने बोला कि अब खेला हो गए, राइट। अब खेल खेलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हमारे, इक्विटी पार्टनर हमारे, ओईएम के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो हमारे, इक्विटी हमारी। अब तुम बताओ क्या करना है। हाँ, रियलमी चाइनीज ब्रांड है, वीवो चाइनीज ब्रांड है, शाओमी चाइनीज ब्रांड है, ठप्पा लगाओ, काम सारा का सारा इंडिया में होगा, पैसा यहीं पे रहेगा, सब कुछ होगा। तो अब चाइनीज का धीरे धीरे गला सूख रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं का था, डिस्ट्रीब्यूटर भी चाइनीज थे, अब ये भी सब हटेंगे। और ये एक्चुअली इन सबको चीनियों को एक कमरे में बोला कि चाऊ चाऊ करना बंद करो बेटा, पापा की बात सुनो। तो सब चाऊ चाऊ कर रहे थे, सब चुप हो गए। फिर यहाँ पे जो बैठे थे इंडियन, जो भी मंत्री अपने बैठे होंगे, उन्होंने बता दिया कि बॉस देयर इज अ न्यू शेरिफ इन टाउन, अब से ये कानून होगा, ठीक है। अब चाइनीज फोन में बीजिंग से बात कर रहे होंगे, बीजिंग हेलो, बीजिंग बताओ, ये तो कहता है कि सब कुछ इंडियन होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये तो कह रहा है कल से तुम्हें पनीर खाना पड़ेगा, हम तो चाउमीन खाने की सोच रहा था, पनीर खाना पड़ेगा कल से। बोला बेटा तुम पनीर खाओगे कल से। इनको टाइट कर दिया इन लोगों ने, ठीक है ना। अब अच्छा दोस्तों, एक आखिरी खबर आज की है कि एंटनी ब्लिंकन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट है 22 जुलाई को, उसने बोला है कि यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप सॉलिडिफाई होगी और 21 सेंचुरी की डिफाइनिंग रिलेशनशिप है। यानी कि ये रिलेशनशिप 21वीं शताब्दी को डिफाइन करेगी, ये बताएगी 21वीं शताब्दी कैसी होगी, ये रिलेशनशिप डिफाइन करेगी। इट्स अ डिफाइनिंग रिलेशनशिप। और इंडियन एम्बेसडर टू द यूएस, जो हमारे वहां पे राजदूत हैं, तरनजीत सिंह संधू साहब, एंड यूएसआईबीसी प्रेसिडेंट अतुल केशप, इन लोगों ने भी इसके बारे में बोला। और इकोनॉमिक टाइज के बारे में बोला कि ब्लिंकन हाईलाइटेड द $191 बिलियन यूएस इंडिया ट्रेड लास्ट ईयर। 191 अरब डॉलर की ट्रेड हुई थी भारत और यूएस की। और इसमें बोला था कि $54 बिलियन पिछले साल भारत में यूएस ने इन्वेस्ट करे, और भारत ने यूएस में $40 अरब इन्वेस्ट करे। तो 54 अरब उन्होंने इन्वेस्ट करे, 40 अरब हम लोगों ने इन्वेस्ट करे वहां पे। और भारत ज्वाइन कर रहा है इंडो पैसिफिक के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। और ये बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें चक्कर ये है कि भारत अब ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि देखो, साफ सीधी बात है, हम अमेरिका के साथ ट्रेड में पार्टनर कर रहे हैं, लेकिन एज इक्वल्स। अमेरिका अगर हमें कुछ सामान बेचता है तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। और भारत ने, ठीक है, अमेरिका ने $52 अरब करा, हमने $40 अरब करा, लेकिन हमने भी अमेरिका में इन्वेस्ट करा है। तो ये बात नहीं है कि जैसे आप और किसी कंट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे पाकिस्तान सिर्फ ये लो भीख लो, भीख भीख भीख, नो 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 नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, हम थोड़ा कम अमेरिका के पास ज्यादा पैसे हैं, अमेरिका ने 52 अरब करे, लेकिन 40 अरब हम लोगों ने भी, भारतवासियों ने भी अमेरिका में इन्वेस्ट करे हैं। तो दोस्तों ये चीज है, इस बार मैंने पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं छेड़ा। पाकिस्तानी भी भीख मांग रहे थे वहां, मेजर साहब छोड़ो यार, रोज क्लास लेते हो, आज छोड़ो। तो मैंने बोला जी छोड़ो, कोई बात नहीं। तो आज मैंने पाकिस्तान बिल्कुल डिस्कस नहीं करा, और मैं और कोशिश करूंगा दोस्तों, क्योंकि ना पाकिस्तान करके आप मरे को कितना मारोगे यार, खुद सोचो, मरे को कितना मारोगे। तो मैंने बोला थोड़ा सा पाकिस्तान को ब्रेक दी जाए, है ना। और कोशिश मैं करूंगा कि वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में आपको बताऊं, भारत की नजर से, भारत का जो कहते हैं ना लेंस, चश्मा पहन के, भारत का एक भारतीय चश्मा पहन के दुनिया में क्या चल रहा है, भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में मैं ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा। मैंने अपनी टीम के साथ भी डिस्कशन करा था, और टीम ने भी यही बोला कि अगर ये पाकिस्तान में थोड़ा सा ज्यादा, हमें तो मजे आते हैं, हम पाकिस्तान के ऊपर डिस्कशन थोड़ा ना करते हैं, हम तो क्लास लेते हैं, जाओ बेटा कोने में जाओ, मुर्गा बन जाओ, इमरान खान मुर्गा, शहबाज तू उसके पीछे मुर्गा बन जा, हमारा तो यही काम है डेली का। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ हमें खुद, उनको टीम वाले कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा वैरायटी होनी चाहिए, है ना। रोज अरहर की दाल खाओ। हमारे घर में एक्चुअली क्या है कि 365 दिन में से करीब 300 दिन अरहर की दाल बनती है,
और फिर भी जब पूछते हैं घर में क्या बना है लंच में, तो बोला अरहर की दाल, तो लोग एक्साइट हो जाते हैं ऐसे, जैसे पता नहीं कोई नई चीज़ बन रही होगी। एनीवे, सो कहने की बात यह दोस्तों कि हम लोग आपको अलग अलग दालें खिलाने की कोशिश करेंगे, रोज़ अरहर की दाल आपको नहीं देंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन एंड जी, वीडियो ज़बरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी, नो डाउट। और एट द एंड उन्होंने जो बात की है, मेरे ख्याल में वो, मैं उस पर ये कहना चाहता था कि वो पाकिस्तानी फीलिंग जो है ना, वो खेल के ना पाकिस्तान, तो गौरव सर जो है ना खुद महसूस करना शुरू हो गया कि मैं भी कहीं पाकिस्तानी तो नहीं हूँ। वो एक फीलिंग हो जाती है, क्योंकि 24 घंटे बंदा एक ही फील्ड में आए, एक ही तरीके से बात करता है, एक ही मौजू पे बात होती है। बहरहाल इन्होंने जो स्टार्टिंग में बोला है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो देखी थी जो ड्रोन्स की थी और मूवी से रिलेटेड उन्होंने की थी। बड़ी मशहूर मूवी थी स्पाइडरमैन, उसके थ्रू उसमें ये दर्शाए गए थे कि ऑन फ्यूचर जो है अमेरिका जो कुछ कर रहा है और ये बना के दूसरे मुल्कों को बेचने वाला है, ये उन्होंने इस मूवी में आइडिया दिया है। और वहाँ पे जो ड्रोन चल रहे थे बिल्कुल इन्होंने जो हाका खींचा है वो सेम टू सेम उसी तरह ही चलता है। और ये अक्सर मूवीज़ में और कार्टून या इस तरह एनिमेशन मूवीज़, इनमें जो दिखाते हैं चीज़ें, अक्सर औकात ये एक किस्म की फ्यूचर में ये चीज़ें आ रही होती हैं, वो एक किस्म का दर्शा रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं। और इंडिया जो है वो जिस तरह की लड़ाई देख रहा है रूस की, मेरे ख्याल में वो डर गया है, क्योंकि अभी देख लें उनकी हालत टाइट हो गई है। उन्होंने सोचा था कि वही गौरव साहब की बात के 10 दिन 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो तरसा गुजर चला है और अभी उन्हें डर पड़ गया कि वो भी जो हथियार बेचे हुए थे वापस ले रहे हैं और उनको भी कम पड़ गया। और अगर ये खुद मैन्युफैक्चर कर रहे होते या कुछ ऐसी चीज़ होती तो इंडिया को अभी ये डर पड़ गया है कि यार देख लें हमारे साथ भी ये सिचुएशन ना हो जाए, अगर हमारी जंग छिड़ती है किसी के साथ तो हमें ये ना कहना पड़ जाए किसी को यार हमने हथियार दिया आपको, आप वापस कर दें, और ये सिचुएशन ना हो। इससे मेरे ख्याल में डर गया और मोदी जी ने सही टाइम पे सही फैसला लिया है। और ये आने वाला वक्त जो है बिल्कुल बताएगा, क्योंकि उनके बहुत सारे फैसले जो हैं उन्होंने पास्ट में लिए हैं जो फ्यूचर में काम आए हैं। और बाकी ये उन्होंने बीच में मिसाइल का जिक्र किया, तो वो मेरे ख्याल में एक वीडियो में भी जिक्र हुआ, तो जो सेकंड में शो किया उन्होंने, वो उसको वीडियो में भी दिखाया गया है। एक अफवानी जो है वो हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा रहा है, वही यूज़ कर रहा है, और ये हथियार वहाँ कैसे पहुँच गए, और बड़ी लंबी कहानी है। बहरहाल ये है कि वीडियो अच्छी थी, अच्छी क्रिएशन थी, और इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की है, मज़ा आया देख के, एंजॉय किया है जी। बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त बातें, आज नई कुछ बातें मेरे को सीखने के लिए मिली हैं। तो वैसे भी मेरा इन पे तजर्बा था, मैं कुछ जानता था इस बारे में। वो बातें ये हैं कि मैंने पहले एक इंडिया का इंटरव्यू देखा था, जो पंजाबी लोग थे ना उनका, कि जंग पे होनी चाहिए, कि पाकिस्तान इंडिया की जंग होनी चाहिए नहीं। तो इंडिया के लोगों की जो उधर पंजाबी, उन्होंने बोला था कि जंग नहीं होनी चाहिए। जो बॉर्डर के साइड में लोग होते हैं ना जितने भी, उनका बेचारों का बहुत नुकसान होता है, बहुत। तो वो उस इंटरव्यू लेने वाले को बोलते हैं आपको नहीं पता कि दिन को क्या हो रहा था इधर हमारे साथ और शाम को क्या हो रहा था। आधा कभी उधर से बम आ रहे होते हैं तो हमारे घरों के आग पे गिरते हैं, हमारे बच्चे, हमारे बड़े, किसी में कोई भी उसमें कैप्चर हो जाता है। तो ऐसी इंटरव्यू मैंने देखा था, तो मैं उस टाइम ज़हन में आता था कि जंग वाकई कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो आज मैंने इनका देखा है कि एक और मतलब मज़ीद कुछ बातें थी कि जब जंग होती है ना, तो जो आपने बड़ी बड़ी मशीनें उठाई होती हैं तो उनका कितना नुकसान होता है। इससे मेरे को तजर्बा मिला है कि देखो कितना मतलब जंग कितनी मुश्किल होती है। ये पहले वाली जंगें नहीं है जैसे मतलब वो तीर कमान उठा ली और साथ में एक, वो भी बड़ी मुश्किल, हाँ वो जो साथ में एक तलवार, हाँ तलवार, हाँ वो आसान था, कुछ ना कुछ तीर बस पीछे से आने चाहिए थे, वो एक जंग चल जाती थी। अभी वो लाइफ, हाँ वो लाइफ नहीं है अभी तो इसके पीछे बड़ी बड़ी मतलब, अभी देखो मेरे को एक नई बात में सीखने में मिली है कि मतलब ऐसा एक रॉकेट बना हुआ है जो जाता ऊपर है, ऊपर से आके टैंक के ऊपर गिरता है। इतनी टेक्नोलॉजी होने के मतलब भी आपको मुश्किल पड़ती है, वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मत बोले कि पुरानी जंग आसान थी, हाँ वो आसान तो वो भी नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। पर इसके मुकाबले में अभी जो जंग चल रही है ना, मैं इसके मुकाबले में ये मुश्किल है मेरे को वो कुछ आसान लगती है।
तो ये मुश्किल है इसमें यार, नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसे देख लेना अमेरिका कितनी बड़ी मतलब पावर लेके आया था, कितने मुल्क साथ थे, और जाके अफगानिस्तान एक छोटे से मुल्क को वो कैप्चर नहीं कर सके, उसमें से बाद में ये बोला कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो मैं ये सोचता हूँ कि इस दौर की जंग जो है ना, इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि मेरा अपना तजर्बा है कि ये जैसे देखें अभी रशिया यूक्रेन में घुसा है ना, तो जो मुखालिफ मुल्क थे ना वो सारे उधर से इकट्ठे होकर आ गए, उन्होंने टेक्नोलॉजी भी दी, पैसा भी दिया उनको, और ऐसे ऐसे हथियार दे दिए कि ये गौरव सर खुद बोल रहे हैं कि मतलब उनका तोड़ रूस के पास नहीं है, जो कितनी बड़ी पावर है। फिर देखें बंदे नहीं लड़ रहे, टेक्नोलॉजी लड़ रही है। टेक्नोलॉजी वो मतलब ये जंग ज्यादा मुश्किल है। अभी देखो इंडिया ने फिर इस पे समझा, अभी भी वही पे है। मैं ये नहीं, मैं यही सोचूंगा कि मुश्किल ये जंग है, क्योंकि जैसे इंडिया ने फिर भी इसके मुकाबले में कोई सोचा है, वो एक अच्छी बात सोची है कि देखो वो टेक्नोलॉजी जो है हम खुद बनाएं, कि मतलब है कि उसका अपोजिट, हाँ एक अपोजिट था इनके पास कि मतलब हम ये कर लें, कल को भी चीन के साथ, यहाँ देखो पाकिस्तान को तो नाम नहीं लेना चाहिए, तो जंग हो सकती है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात है, सीख के समझ लिया और अपने लिए फ़ायदा सोच रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, कुछ सीखने के लिए यकीन करो मिला है। बाकी यार रूस की जंग पे वाकई थोड़ा पहले जो सोचा जा रहा था वो तो कुछ नहीं हो रहा। बहुत अजीब ही मामला आज सुनने में मिला है कि रूस भी अपने हथियार वापस मंगवा रहा है। मतलब ऐसी हालत एक बड़ी इतनी ज़बरदस्त कंट्री के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर हम दोनों मुल्कों को और चीन को भी समझना चाहिए कि जंगों में कोई फ़ायदा नहीं है। एशिया में ये जो मतलब एक दौड़ लगी हुई है, इसमें से हट के हमें डायलॉग पे आके एक अच्छा मतलब माहौल क्रिएट करना चाहिए। यहाँ हम यार टेक्नोलॉजी बढ़ाएं ना अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए कि अपने मुल्क को एक दूसरे से ऊपर लेके जाएं, तो ये जंग जो है ना आसान होगी, और अपने मुल्क, अपने अवाम, अपने लोगों के लिए हम इससे इतना ज़्यादा कर सकेंगे कि अपनी अवाम दुआएं देगी। देखो मैं एक मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान, अभी देखो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको बददुआएं मिल रही हैं, जो हमारे हालात हुए हैं ना अभी हर तरफ से, पेट्रोल देख लें, किसी भी मामले में हमको पिछले दिनों आटे के लिए कितनी मतलब मुश्किल हो रही थी लोगों को, तो वो बददुआएं देते थे हुक्मरानों को। तो यार ये जंग मोदी सर की भी जो है ना, एक बात मैंने सुनी थी, उन्होंने पाकिस्तान के हुक्मरानों को बोला था कि आओ हम एक दो मतलब करते हैं कि अपने मुल्क में ना तरक्की लाने की मतलब जदोजहद करते हैं कि कौन अपनी आवाम को ज़्यादा तरक्की देता है। मैं ये मोदी सर की जो है ना मैं एक वीडियो देखी थी, तो देखो किसने की? ये पता नहीं है, देखो मेरे पास वीडियो आई थी, मैंने देखा था, सेंड की थी। नहीं अभी नहीं, ये वीडियो नहीं, ये और बात है। ये इमरान खान को कुछ बोला, ये वो पहले मैंने सुनी थी, आज से कम 5 साल पहले की वीडियो मैंने देखी थी कि मोदी ने उस टाइम बोला था कि हम अपनी अवाम को तरक्की देने की मतलब दौड़ की तरफ लगे। हाँ, पता नहीं है, वो पहले मैंने वीडियो देखी थी 5 साल पहले इमरान तो खान को वो ऐसा कुछ बोला था। देखो तो हम लोग को ये जंग लड़नी चाहिए, ठीक है, नहीं ये जंग लड़नी चाहिए बाकी कि इंडिया वाले लोग इंडिया आवाम के लिए सहूलतें दे रहे हैं, इसी तरह हमको इस जंग में हिस्सा लेना चाहिए कि हम अपनी आवाम के लिए कुछ करें। चीन वो अपनी आवाम, ये जंगों से हट के हमको सोचना चाहिए, ना बोले फिर कहे तरक्की की राह। हाँ जंगों से हट के सोचना चाहिए, तरक्की के रास्ते पे हमको लगना चाहिए कि, और उसके लिए फिर ये दुआएं भी मिलेंगी। और हम भी यूरोप के सेम जैसे देखो अभी यूरोप में कैसी टेक्नोलॉजी है, यूरोप में कैसे कैसे शहरों ने बनाया, लोग उधर जाते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, सहूलतें होती हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगह होती हैं। में हुआ है और एक बंदे की वजह से नहीं हुआ, जितने भी इक़्तिदार में आए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ मुल्क के लिए किया है, वो स्टेप बाय स्टेप हुआ। वो बात भी है, पर देखो उन्होंने जंगों से सीख के अच्छी चीज को मतलब प्रूव किया होता है। अभी तो मेरे ख्याल में जंग अच्छी नहीं है, तो ये देखो ये चीजें आज जो है ना नई मेरे को सीखने के लिए मिली है, जिसमें मैं बात कर सकता हूँ कि देखो इसमें कोई फायदा नहीं है। हम देखो उधर भी इंसान है, इधर भी इंसान है, तो इंसानियत के लिए भी है कि हमको एक दूसरे का फायदा सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच। फायदा सोचना चाहिए हमको, अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। बहुत से यार और काम है जो करने चाहिए, टेक्नोलॉजी लेके आए वो भी सही, अपने मुल्क के दिफा के लिए करना चाहिए। तो वाकई आज गौरव सर की वीडियो देखे मेरे को बहुत मजा आया। आज काफ़ी लोग जो हैं वो इसकी बात को सहमत करेंगे, लेकिन काफ़ी लोग जो है ना वो गरूर के नशे में है, और गरूर के नशे में वो फिर ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं ना, यकीन करें कहते हैं कि जंग हो जाएगी, जंग कर लें, पाकिस्तान क्या कर लेगा। तो आप सिर्फ एक मिसाल ले लें कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, ठीक है, रशिया अपने आप पे बहुत मान करता था कि मेरे पास बड़े हथियार हैं, क्योंकि सबको सप्लाई करने वाला वही था। तो मैं कोई रशिया की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन रशिया भी अपने आप को वो मैन्युफैक्चरर बताता था हथियारों का, ठीक है। लेकिन अब जब जंग हुई है यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन क्या है उसके पीछे से जब अमेरिका ने उसको हथियार दे दिए, टेक्नोलॉजी दे दी सारी उसको, तो अभी उसके भी लोड़े लगे हुए हैं, सीधी सी बात है। वो भी अभी जो है ना वो अपना वो जितने दिया हुआ है वो भी जैसे इन्होंने बताया कि वापस ले रहा है। तो ये बात है कि जंग में कुछ नहीं रखा हुआ, तो हम जब ये यहाँ कहते हैं ना कि जंग में कुछ नहीं रखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम डर गए हैं, सीधी सी बात है। डरता कोई भी नहीं है, जब इज्जत पे बात आती है ना तो फिर वो अपनी इज्जत पूरी करने के लिए अपनी जान तक दे देता है।
तो बाकी ये है कि गरूर मगरूर इतना नहीं होना चाहिए, इतना तकब्बर नहीं होना चाहिए। और ठीक है, आप लोगों के पास अभी पैसा है, अभी टेक्नोलॉजी है, सारा कुछ है, मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे पास भी हो, पैसा ना हो लेकिन टेक्नोलॉजी वो वाली हमारे पास भी हो, या हमें कोई पीछे से बैग से वो दे दे। मैं एक बात कर रहा हूँ, बहुत कुछ है, उस वक्त फिर नुकसान आप लोगों का भी होगा, हमारा भी होगा। तो ये हम इसलिए कहते हैं कि लड़ाई में फायदा नहीं है। आप तरक्की कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि और ज्यादा तरक्की करें। बिल्कुल। तो इसी तरह हम पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करे, हमारा पाकिस्तान कर्जों से निकले बाहर और जंगों से हट के जो है वो आपस में ट्रेड हो, ट्रेड होगी तो सारा कुछ जो है वो बिल्कुल दोनों मुल्क करीब आएंगे और ये प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। तो ये जंगों से कुछ प्यार मोहब्बत नहीं बढ़ेगा, जंगों से हमेशा यकीन करें दोनों तरफ से नुकसान होगा, चाहे आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, नुकसान जरूर होगा। अमेरिका देखे कितना नुकसान हुआ उसका अफगानिस्तान में, सिर्फ इसी वजह से कि अफगानिस्तान में वो जंग छेड़ चुका था, लेकिन 20 सालों में वो सारा नुकसान ही उसका हुआ था, क्योंकि अफगानिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी ना कुछ था। ठीक है, उनकी ही टेक्नोलॉजी छीन के उन पे इस्तेमाल की, ठीक है, वो बहुत एक प्लानिंग के साथ। तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं होता किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो बड़ी जल्दी आसानी से जो है उसको कैप्चर कर लेंगे, उसको ये सारा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि अपना डिफेंस सिस्टम जो है ना वो मजबूत रखना चाहिए। कोई पता नहीं होता क्या हो जाएगा उस वक्त, क्योंकि अभी रशिया को देख लें, रशिया एक मिसाल बन गया अब, क्योंकि रशिया को ये लगता था कि बस ठीक है हथियार बनाए बेच दिए, अपने पास इतने नहीं रखे उसने, तो अभी उसको ज़रूरत पड़ रही है ना, तो इसलिए डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। और यही जो है ना बात इंडिया सोच रहा है अभी, और इंडिया जो है वो ये नहीं कि हथियार लेगा, यकीन करो इंडिया बहुत आगे तक की सोच इंडिया हथियार नहीं लेना चाहता, इंडिया टेक्नोलॉजी लेना चाहता है। टेक्नोलॉजी मिल गई तो फिर उसके बाद जो है अपने ही मुल्क में वो हथियार भी बनेंगे, उसके बाद जो है वो सारा नौकरियां भी मिलेंगी लोगों को, और जो पैसा है वो अपने इंडिया में ही रहेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मतलब इंपोर्ट में कम वो क्या कहते हैं कम हो जाएगी, और जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हथियार बेच भी सकते हैं। फिर अगर टेक्नोलॉजी आ जाए तो चाइना में जो है वो टेक्नोलॉजी अमेरिका में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई क्लास की है, तो वो जो इंडिया चाहता है कि वहाँ से जो है हम खरीदें उसको या हम ले लें उनसे, तो फिर उस पर जो है वो इंडिया में काम हो तो इंडिया पावरफुल हो जाएगा, डिफेंस सिस्टम मजबूत हो जाएगा, चाहे कोई भी आए, चाइना आए, अमेरिका आए, कोई भी आए जो उसको अटैक कर सकता है फिर इंडिया। तो ये बात बहुत अच्छी है, और इन्होंने बताया वाकई जयशंकर सर जो हैं वो यकीन करें फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन बहुत ही बंद करवा देते हैं सबकी, बड़ा तजर्बा है उनका, और इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में भी मानते हैं उनको। फोकस पे लगाया हुआ है ना मोदी जी ने उनको, फोकस, ये बात अच्छी है कि आप लोग इलेक्शन की तरफ ध्यान ना दें, उनका माइंड बिल्कुल जगह पे, तो वो सिर्फ उनका काम वही है फॉरेन मिनिस्टर का। और उसके अलावा जो दूसरे हैं डोवल साहब, और उनको जो है वो हथियार का लेन देन जो है वो, और उन्होंने भी बड़ा अच्छा कदम एक उठाया है कि ये जो टेक्नोलॉजी लेने वाला है, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है, टेक्नोलॉजी लेने वाली। तो अगर चाइनीज कर सकते हैं, वो कॉपी कर सकते हैं हर चीज़ की, तो टेक्नोलॉजी की कॉपी आप क्यों नहीं? बिल्कुल, चाइना ने भी तो सारी कॉपी की हुई है, तो इस तरह जो है वो इंडिया भी कॉपी कर सकता है, सारी टेक्नोलॉजी ले सकता है, अपने बना सकता है, उसको बेच भी सकता है। तो रशिया के साथ जो है वो उसके बाद F-18 लेना चाह रहा है अमेरिका से, और क्योंकि रशिया से ले नहीं सकता, वो उन्होंने बताया कि वो जंग में बिजी है और उसको खुद हथियार चाहिए अब। तो बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया, लेकिन अगर पाकिस्तान की न्यूज़ ना हो तो हमें भी मज़ा नहीं आता। तो बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया। खिचड़ी सी पक जाती है, मुझको तो मज़ा आया, क्योंकि पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं हुई, इसलिए मैं पाकिस्तान की बेइज्जती मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरे को तो वीडियो इसलिए अच्छी लगती। पाकिस्तानी की न्यूज़ भी होनी चाहिए कोई, क्योंकि हम रिएक्शन देते हैं तो चलो थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना मसाले के तौर पे भी जान जानी चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए कि बंदा औकात में रहता है। बारह इज्जत से, मतलब आराम से तसल्ली से, बेशक जो भी न्यूज़ हो कुछ भी, अगर मीठी बेइज्जती कर लें, जरूरी तो नहीं है कि गाली गलौज करके बेइज्जती देख लें, हमें भी मजा आना शुरू हो गया। बहरहाल आदत पड़ जाती है अगर चीज़ों की, तो बंदा अट्रैक्टेड हो जाता है। बहरहाल वीडियो ज़बरदस्ती अच्छी वीडियो थी, इंजॉयबल वीडियो थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी, मज़ा आया देख के, एंजॉय किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने भी एंजॉय की होगी, हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाए विजिट करें, चेक करें, और प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।